कानून का, संविधान में जो कानून प्रावधान है। लेकिन हाँ, इस मामले में जो अंतरिम जमानत दी, एक ही शब्द उनका था कि ये हर राज्य में ऐसे नेताओं हैं जिन पर कोई न कोई एफआईआर दर्ज है या मुकदमा चल रहा है या मुकदमे से रिहा हो गए हैं। जब तक नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें और जो आपकी राय हो वो भी हमें अवश्य बताएं। न्यायालय सर्वोपरि, न्यायालय सत्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से भारत के संविधान में प्रावधान है ही, और भारत की संस्कृति परंपरा में भी, इसको कह सकते हैं कि न्यायमूर्ति, इसलिए मूर्ति कहा जाता है। न्याय अंतिम जिसको कह सकते हैं कि एक सीढ़ी है। जब आदमी सोचता है कि जब मुझे यहां कहीं न कहीं उम्मीद जागेगी, मुझे न्याय मिलेगा, जो मुझे कष्ट है वो दूर होगा। इसलिए न्यायपालिका का मुझे बहुत आदर है। और हाल के वर्षों में जिस तरह से न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट हर मामले जाने लगे हैं, और उसमें विवादास्पद नेता हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया तो पहले से ही है, लगातार जो तारीखों पर तारीखें लग रही हैं। और अंतरिम जमानत मिलने के बाद जो बात कही गई कि क्या अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ, ये टिप्पणी गृहमंत्री अमित शाह ने की कि भाई ये वैसे इंटरप्रेट करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीशों को होता ही है, कानून का, संविधान में जो कानून प्रावधान है। लेकिन हाँ, इस मामले में जो अंतरिम जमानत दी, एक ही शब्द उनका था कि ये स्पेशल, इसको केस मान लीजिए आप, ये कहें तो हम सरल भाषा में। और अदालत ने फिर अगले 2 दिनों में ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि देखिए जो है प्रावधान उसी का उपयोग हुआ है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर तो करना ही होगा। यानी उन्होंने स्पेशल केस को, उस बात को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की। कोई टकराव नहीं है, लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका में बीच बीच में मतभिन्नता स्वाभाविक है। यही संविधान में प्रावधान रखा गया है कि भाई सब अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन हाँ, जब हो, जहां तक हो, देश के लिए, समाज के लिए, तो दोनों मिलकर के काम करते हैं। लोगों को लाभ देना है, उसको भी गारंटी जब दी जाती है, मोदी गारंटी हो चाहे मनमोहन गारंटी हो, बात तो वही है। राहुल गांधी की गारंटी आजकल चल रही है, वो भी अपना कुछ गारंटी शब्द ले आए हैं। लेकिन उसको सुनिश्चित, उसके बाद यदि कोई गड़बड़ होती है, भ्रष्टाचार होता है, लालू यादव का, हेमंत सोरेन का, या परिवारों का, चिदम्बरम का, हिराल घोटाले का, कोयला घोटाले का, जो भी, मतलब उसमें चाहे पुराने घोटाले, तो वो न्यायालय तो पहुंचता ही है। और इसलिए इस मामले पर मेरा निवेदन है कि हाँ, मीलार्ड कुछ पुराने मामले जल्दी जल्दी निपटे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद एक कहा था कि ऐसा प्रावधान हो कि जो मामले ऐसे राजनीतिज्ञों के हैं उनके लिए विशेष अदालतों का प्रावधान हो जाए, ताकि वो मामले जल्दी निपट जाए। उससे अपने आप सुविधा होगी, वो आरोप मुक्त हो जाएंगे। वरना चुनाव के मौके पर कितने अपराधी, मतलब अपराधी वो हो या ना हो, कुछ तो अपराधी होते हैं जिन पर अदालत सजा नहीं मिलती, चुनाव लड़ ही लेते हैं। अभी भी लड़ रहे हैं। इस बार भी हर राज्य में ऐसे नेताओं हैं जिन पर कोई न कोई एफआईआर दर्ज है या मुकदमा चल रहा है या मुकदमे से रिहा हो गए हैं। जब तक उनको 6 साल तक चुनाव न लड़ने का जहां कानून है, या जो आतंकवादी ऐसी गतिविधियों में कोई हो जाए। जबकि अलग बात है कि अमृतपाल तक को भी इस अदालत के कारण ये छूट मिल रही है। चुनाव आयोग ने भी कृपा की है, कहा भी आप कुछ कर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल तो कर सकते हैं जेल से ही, लेकिन प्रचार की अभी छूट नहीं मिली जो आतंकवाद के मामले में दर्ज है। तो जिन लोगों को आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा मिला हो, चीन से पैसा मिला हो, ऐसा एक और केस न्यूज क्लिक का पुरकायस्त, कहने को समाचार के या कंपनी के नाम पर लिया गया, लेकिन 30, 40, 50 करोड़, 70 करोड़ कितना वो आया, उसका हिसाब किताब तो अदालत में पहुंच ही रहा है। और उनको भी कुछ तकनीकी कारणों पे उसको जमानत दे दी गई, रिहा कर दिया गया कि नहीं,
रिमांड नहीं दिया गया था, पुलिस की कॉपी नहीं दी गई थी। बाकी हाँ, उनको अपराध मुक्त अदालत ने नहीं किया, इसके लिए बहुत आभार है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ऐसे गंभीर मामलों में 7,000 पेज की चार्जशीट में वो तो नहीं किया। लेकिन केजरीवाल का मुद्दा हो या पुरकायस्थ का मुद्दा हो, क्या उसके बाद वो सत्ता बाहर जब आ जाते हैं उसका दुरुपयोग न होने की गारंटी, केवल कुछ शर्तें लगा दी गई, ऑफिस नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे और ऐसे काम करें जिससे कि समाज को, राजनीति को प्रभावित करे, अपने और पेशे को काम करें, या और आगे अपराध जो बढ़ सकते हो उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी यदि उसमें सहयोग करें, या दूसरे किसी ऐसे मामले हैं उनको कैसे दबाया जा सकता है उसकी कोशिश करें। जो केजरीवाल पर चौथी मारीवाल वाले मामले में आ रहा है ना, कोई दबाव की कोशिश, वो भी चूंकि साथ ही रही है। पुरकायस्थ ने किन संस्थाओं को, कुछ और लोगों को कैसे यूज करके उनको थ्रू पैसा पहुंचाया भारत के खिलाफ माओवादी तत्वों को, वो जा करके कहां छुप गए, कितने ही उनकी जांच पड़ताल होती रही, उनके उपकरण लिए गए कि भारत के पिछले चुनाव के समय। तो ऐसे लोग जो जैसे नाम मीडिया का, उसके बाद दूसरी जो भारत विरोधी गतिविधियां हो, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हो, ऐसे लोग तकनीकी कारणों पे छूटेंगे और उसके बाद वो फिर अपना इस चुनाव में जो उनको करना है करेंगे। और मैं फिर से कहूंगा, न्यायपालिका के प्रति मैं हमेशा श्रद्धालु रहा हूं। मैं जब से पत्रकारिता में आया हूं, मैंने बड़े जैसे कह सकते हैं देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनसे भी कभी ऐसा तो है कि कहीं हमें अपने मामले में तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन हाँ, एक संवाद, संपादक के नाते कहें, पत्रकार के नाते कहें, और न्यायपालिका के न्यायविदों के उनके प्रति श्रद्धा के कारण कहें, मैं बड़े संपर्क में रहा। और इसलिए दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है कि इस देश में अब तक लगभग आजादी के बाद 50 चीफ जस्टिस जो करीब हुए हैं, और उनमें अभी जो वर्तमान चंद्रचूड़ जी हैं, इससे पहले यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो थे वो लगभग 7 साल रहे थे प्रारंभिक दौर में जब हुआ। उसके बाद भगवती जी का नाम हम ले सकते हैं कि जिनका एक महत्वपूर्ण, पी भगवती जो है, उन्होंने मीडिया को लेकर के भी टाइम्स ने ओम्बुड्समैन बनाया था, तब भी मुझे उनसे नमस्कार तो थोड़ा भेंट करने का अवसर मिला था, इसलिए मैं कह सकता हूं। रंगनाथ मिश्रा जी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, बाद में रिटायर होने के बाद 98 में उनको कांग्रेस ने राज्यसभा में सदस्य बना दिया, सांसद बना दिया था। तो इसलिए उनसे भी सेंट्रल हॉल में मैं जाता था, और वो जब आए या सदन में भी उनकी कार्रवाई देखने का मुझे मौका मिला, तो उनसे भी भेंट के अवसर मिले हैं। वेंकट चलैया जी, जस्टिस अहमदी जी, जस्टिस जे.एस. वर्मा जी, जस्टिस वेन खरे जी, जस्टिस आर.सी. लाहौटी जी, जस्टिस दीपक मिश्रा जी, और जस्टिस रंजन गोगोई जी। ये सारे चीफ जस्टिस रहे हैं देश के, बहुत महत्वपूर्ण। उनमें इसीलिए मैंने कहा कि उन सब से एडिटर्स गिल्ड के साथ एक संवाद, लीगल रिपोर्टिंग कैसे हो, इसलिए भी हमने जब प्रयास किया तो बड़े माने। और वेंकट चलैया जी के जमाने में कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी उसको कैसे कानून के बारे में, जैसा इसीलिए आज भी कोर्ट कहता है, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस खन्ना की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की, कि हाँ, क्रिटिसिज्म का अधिकार आपको है, हमारे फैसले पर असहमत हो सकते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कौन राजनीति में चला गया इसकी भी चर्चा मैंने खाली इसलिए की कि वो गए, रंजन गोगोई जी भी जैसे बने तो उस पर कुछ लोगों का विवाद हुआ है, सांसद बने, लेकिन उनके महत्वपूर्ण फैसले रहे। श्री जस्टिस काटजू भी रहे मुख्य न्यायाधीश, उनसे भी हमारे संपर्क हुआ। तो बाद में प्रेस काउंसिल के भी प्रमुख रहे, और पहले भी जब वो थे तो बड़ा बेबाक बोलने में, बल्कि अदालत ही परेशान हो जाती थी उनके कुछ बातों को लेकर, उनको अवमानना, अदालत की अवमानना के मामले भी बनने की कोशिश हुई। तो जस्टिस ए.एस. वर्मा के साथ उनके घर में, जब वो एसी भी नहीं है, ऐसे कक्ष में भी रहते, रिटायर हुआ, इतनी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति में मानता हूं हाल के वर्षों में जो ऐसे रहे। इसी तरह से आर.सी. लाहौटी जी, मेरी पुस्तक जो पीछे दिखाई दे रही है, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, उसकी लंबी भूमिका उन्होंने लिखी, कुछ टिप्पणी की हमारी पुस्तक को लेकर, और पावर, पॉलिटिक्स और जुडिशरी पर भी चूंकि मेरा एक चैप्टर है। अपनी उस पुस्तक में मेरा ये मानना है कि चाहे प्रेस से संबंधित भी मामले आए हैं, लेकिन जस्टिस तो वही चाहता है कि सरकार की जाती हो या अखबार की गड़बड़ हो, और एक आचार संहिता, हमारी जो कोड ऑफ एथिक्स है, हम उसका पालन करें। और इसलिए मैंने ये सब नाम इसलिए गिनाए कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से, मेरी पुस्तक में भी जस्टिस लाहौटी के साथ उनके निवास पर मेरा जो फोटो है वो मैंने रखा कि इससे लगे कि मैं
मेरा कोई पूर्वाग्रह न्यायाधीशों के प्रति कतई नहीं है। उनसे हमेशा मैं उनके निर्णयों का सम्मान करता हूं, उनके विचारों का सम्मान करता रहा हूं, आज भी। लेकिन हाल के वर्षों में इसीलिए मैंने इस विषय को उठाया है कि जिस तरह से ऐसे तत्वों को मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका के कानून और ब्रिटिश कानून से कई चीजें हमारे यहां ली गई है, लेकिन यदि ऐसा लगता है कि इन कानूनों का असर भारत जैसे देश में, विशाल देश में, जहां आतंकवादी गतिविधियां रही हैं बहुत अधिक, पहले कुछ नियंत्रित हुआ है जम्मू कश्मीर में या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ऐसे कितने इलाकों में, उन तत्वों को फिर से सिर उठाने के लिए कोई पैसा मिलता है, कोई गतिविधियां ऐसी होती हैं, उनके मामलों में मानव अधिकारों के नाम पर जो रियायत दी जाती है, भारत विरोधी षड्यंत्रों में जासूसी कोई कर रहा है, घोटाले जिन्होंने किए हैं, वो चाहे मीडिया में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे लीगल प्रोफेशन में हो, किसी आईएएस में काम कर रहे हो, किसी सुरक्षा एजेंसी में काम कर रहे हो, लेकिन यदि भारत विरोधी गतिविधि है तो उनके प्रति ऐसी रियायत न होकर के क्या उनके फैसले जल्दी नहीं हो सकते? उन पर उनको ये छूट हो कि अंतरिम जमानत दे दीजिए और वो अपना अपराध बढ़ाते रहे, सजा होने में 10 साल 5 साल लग जाते हैं। कितने ही ऐसे मामले हैं राजनीतिक जिसके अभी भी मामले चल रहे हैं और उनमें निर्णय नहीं होता है। वो प्रभावशाली हैं या वकील हैं और तारीख पर तारीख लेते हैं, जिससे खुद अदालत भी परेशान है कि 2-3 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अदालत को सुविधा के लिए वो सरकार को कहते हैं, सरकार कहती है, कोर्ट नहीं करती। जजेस के अपॉइंटमेंट में भाई भतीजावाद के आरोप को लेकर के भी राजनीतिक चर्चा करते हैं। भाई जज का बेटा ही जज और दूसरे का जज का बेटा जज बना, उसने उसको रख दिया। उसके सामने वही वकील आया जो जज के किसी परिवार का रहा है, जिसने जज बनवाया उसके पिता ने, उसके प्रति फेवर होने के आशंकाएं। ये न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्यायपालिका के लिए इसके बजाय सही है। जैसे संसद में अमेरिकन, यदि आप कई फॉलो करते हैं ह्यूमन राइट और प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो इसका भी हो कि संसद उस पर सुनवाई करे किसकी नियुक्ति होनी है। ये क्यों है कि जज ही जज का अपॉइंटमेंट करेगा? कॉलेजियम की व्यवस्था लेकर के एक बहस है जो आगे संसद फिर से जब आएगी नई लोकसभा का चुनाव होने के बाद, जो भी सरकार में हो, क्योंकि सभी उससे प्रभावित हुए। चर्चा इंदिरा गांधी ने किया था, उन्होंने सुपरसीड कर दिया और उन्होंने माना कि हम अपने हिसाब से करेंगे। इसीलिए एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दी कि नहीं, हम ही तय करेंगे। उसके बाद सरकार उसके साधन सरकार जुटाए, सरकार खुद दोषी हो, उसको कार्रवाई करने का अधिकार तो है ही, लेकिन ऐसे तत्वों को जो भारत विरोधी गतिविधियों में हो या जो गंभीर आर्थिक अपराधों में है, उनके मामले क्या जल्दी उन पर फैसले नहीं हो सकते? उनके लिए विशेष अदालतों का गठन का काम दोनों सरकार भी सुविधा दे और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए समयबद्ध तय करे कि यदि ये कोई केस चला है कोयला घोटाले का या चारा घोटाले का या उसके बाद रेलवे भर्ती कांड का, या वर्तमान सरकार ने भी कहीं कोई किया है, यदि महाराष्ट्र में किया गया जैसे अजित पवार पर आरोप लगाए गए थे, वो अब सत्ता में आ गए हों, लेकिन उसके मामले में यदि उनका फाइल चल रही है तो अदालत कह सकती है नहीं, इसको हम 6 महीने में इसको निपटाएंगे। अब वो बार बार ये कहना कि अब तो हम जमानत देने का तो है ही, हम आपका अधिकार, जमानत तो देंगे, जमानत का अधिकार है, उसको आप जेल में नहीं रख सकते। जो नया कानून आया ईडी और उसके तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, चूंकि आतंकवाद, मैं इसलिए याद दिलाऊंगा मिलाड, 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद मुझे अमेरिका में भी जो वहां के सुरक्षा तंत्र हैं, वहां के मंत्रालय हैं, वहां का FBI है, उनके साथ, और स्विट्जरलैंड में भी कैसे आतंकवादियों को पैसा आता जाता है, उसको रोकने के लिए क्या सरकारें करना चाहती है, तब से मैं इसको फॉलो करूं। इसलिए मेरा मानना है कि इसकी जांच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास तो होते ही हैं, और उस स्थिति में भारत में हम उसका आड़ लेकर के, माओवादियों के सबूत नहीं मिलेंगे ना, हत्या किया उसको वहां गवाह लेकर के, मोबाइल लेकर के थोड़ी किया होगा। स्वाति मालीवाल खुद यदि वो होता तो खुद कैमरा उसका, तो उन्होंने जो भी वहां पर है रिकॉर्डिंग, वो तो पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ, वो खुद तो लेकर रिकॉर्ड करके नहीं रखा है। यदि कोई अपराध कर रहा है उसका भी वो नहीं कर पाई होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मिलाड आप जमानत दें, आप रिहा करें, आप सजा दें, इसका पूरा अधिकार है, लेकिन मिलाड न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, उसके प्रति उसके निर्णयों को लेकर के कोई पूर्वाग्रह की बात करे, कोई स्पेशल उनको क्यों खास ऐसा दे दिया गया, दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री को सुविधा तत्काल क्यों नहीं मिली और दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों मिली, जब ऐसे सवाल जनता के बीच आते हैं तो हम जैसे लोगों का दायित्व है, हम ये आग्रह करते हैं कि क्या ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतों से
उनके पूरे मामले पर ही लगातार 8 महीने सुनवाई हो जाए, जब एक बार चार्जशीट होने के बाद, और चार्जशीट होने के बाद कोई चुनाव न लड़ सके, इसके लिए राजनीतिक दल तो सहमत अभी तक नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग और ऐसे कई संवैधानिक वेत्ताओं ने कहा है इस पर भी विचार किया जाए कि क्या चार्जशीट होने के बाद वो चुनाव न लड़ सके। चार्जशीट के बाद अदालत उनको 6 महीने साल भर रिहा कर देंगी, उसको दोष मुक्त मान लेगी, तो लड़े चुनाव। ये कहीं न कहीं भारत की प्रतिष्ठा, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक हो सकता है। आप विचार करें सम्मान के साथ, स्पेशल है या ना है, लेकिन केजरीवाल के मामले ने एक नया दरवाजा खोला है विचारार्थ बहस के लिए। इसलिए मेरा आग्रह है पूरे सम्मान के साथ, जस्टिस लगना चाहिए। न्याय के जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए उनकी छवि को बिगाड़ने के शंकाएं पैदा हो, ये भारत जैसे विशाल देश में इसके बहुत खतरे हैं। एंटरसाइज में हम यही विराम देते हैं। आप एंटरसाइज देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी जो राय हो इससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।